मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपको क्या लगता है, एक तरफ मिडिल ईस्ट इतना डिस्टर्ब और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने एक और तारीख रकम कर ली है, कतर जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को कैश कराते हुए यहां फांसी की सजा, वो भी जासूसी के इल्जाम में, उस सजा को एक तरीके से रद्द कर दिया गया है, कैद में रहेंगे। क्या आपको लगता है कि 2015 में जिस तरीके से जो समझौता हुआ था, कैदियों की अदला बदली हुई थी, उसकी गुंजाइश आपको नजर आती है? दूसरा मेरा सवाल आपसे है, कतर और ईरान का जो ब्लॉक है, अब क्या भारत को उसमें लाने की कोशिश कर सकता है कतर इस दरिया दिली के बदले? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, बात ऐसी है कि अगर आपको याद होगा, हम शुरुआत में जब ये सजा आई थी, ये अगस्त में ये हुआ था, ये हादसा 30 अगस्त की रात को, मिडनाइट को, और पिछले साल। और हम कुछ महीने पहले हम इस बात पे, इस विषय पे हम टीवी पे हम ही आपके साथ में थे, और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि दिसंबर तक मुझे, मेरा दिल कहता है कि इनको इनको सजाए मौत नहीं होगी, और इनके अभी तो और अपील बाकी है लीगल तौर पे भी। जैसे कि सबकी समझने में के लिए मैं कह दूं, हिंदुस्तान के लिए, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, फिर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपील कर सकते हैं, इस तरीके से। फिर इनके जो अमीर हैं, अमीर ऑफ कतर, अमीर के हाथ में होता है सजा माफ करना, जो कि दिसंबर में इनका कतर डे होता है, तब सजाएं माफ की जाती हैं उस टाइम पे, अगर अगर होता है तो मैंने कहा था, मेरा अनुमान लगा रहा था कि तकरीबन दिसंबर के, इस साल के पूरा होने से पहले कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आएगी और इनको सजाए मौत नहीं होएगी, ऐसा मेरा मानना था शुरुआत से ही। और ये बात सही निकली। अब कैसे हुआ ये हुआ, ये डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे हिंदुस्तान के अंबेसडर भी वहां पे मौजूद थे, और ये हमारी लीगल टीम भी वहां पे मौजूद थी। देखिए, लेकिन जब आप कोई भी इल्जाम लगाते हैं, कोई भी आप किसी को गिरफ्तार करते हैं और सबूत आप नहीं दे देते हैं, सबूत आप बहुत जरूरी है किसी भी केस में जी। और कतर एक ऐसा देश है जो कहीं प्रेशर में नहीं आएगा। तो और मैं टच में हूं उनके परिवार वालों से, इनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे फौजी भाई हैं, उनकी फैमिलीज हैं, हालांकि मैं आर्मी से हूं, वो नेवी से हैं, और मैं उनकी फैमिली से टच में हूं, उनके कोर्समेट से टच में हूं, उनके वेल विशर्स हैं उनसे टच में हूं। उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, हमें भरोसा है सरकार पे, और हम आगे मीडिया के आगे नहीं आना चाह रहे, हमें एडवाइजरी भी जारी की है, तो इसलिए। मगर मैंने कहा था, आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और उनको मैंने अभी फोन भी किया था, मैं बताया था कि भाई मैं जी सलाम पे जा रहा हूं, ये माफ कीजिएगा, सलाम टीवी पे जा रहा हूं, और आप देखे, वो देख रहे हैं, वो इस टाइम पे, इसी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ये प्रोग्राम। तो और मैंने ये दावे के साथ कहा था कि इनको सजाए मौत नहीं होगी। अच्छा, अब आपकी बात क्या, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग केस, पहली बात तो ये नहीं था क्योंकि सबूत नहीं दे पाए थे, तो जब ये स्ट्रॉन्ग केस नहीं था तो जी हां। और दूसरी बात आपने कही कि क्या ये एक डिप्लोमेटिक गिमिक था कतर की तरफ से, ये भी हो सकता है, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भाई कतर ने कहा ठीक है, हम दिखाते हैं, हम एक डिप्लोमेटिक गिमिक करके दिखाते हैं, ये भी वजह भी हो सकती थी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अब कतर के और हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे थे, इससे और एक अच्छा जेस्चर है ये, मैं ये कहूंगा। और तो बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई कोई ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं, अरे ऐसे नहीं बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हालांकि कुछ ग्रुप में चला था ये बात, मैं ये कहूंगा कि ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हमेशा से हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, और ये गुडविल जेस्चर भी है एक तरीके से। मैं मानता हूं कि वो लोग गिल्टी नहीं होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं इस बात से कि वो लोग गिल्टी नहीं होंगे, इसीलिए अब तक कोई सबूत भी नहीं आ पाया। तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये केस ही दरअसल वीक था, और ये तो होना ही था अभी जो वर्डिक्ट आया है। बिल्कुल। 4 दिसंबर को जिस मीटिंग का मैंने जिक्र किया, जो दुबई के अंदर हुई थी, जहां वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बातचीत की थी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये बात शेयर की थी कि उन्होंने भारतीयों का हाल चाल जाना है। सीधे तौर पर नहीं कह सकते वो कि उन्होंने कैदियों के बारे में बात की होगी, ये बहुत इस तरीके से बताने की कोशिश हुई कि वहां जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी नजर है। तो ये इम्पैक्ट, जो लीगल प्रोसीजर हमने अपनाया है, क्या पूरा उसको आप देंगे क्रेडिट, या फिर पीएम का 1-to-1 जो एक कॉन्वोकेशन हुआ था उसको भी आप देंगे? मैं शबनम जी, आपने दोबारा बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं दाग देता हूं वाकई में आपकी सोच की। देखिए, मैं सारे फोर्सेस पुट टुगेदर, यहाँ पे लीगल टीम हो,
पीएम साहब ने जो बात की हो, उन्होंने भलाई डायरेक्टली नहीं उन कैदियों के बारे में पूछा होगा, भलाई उन्होंने पूछा होगा कि हिंदुस्तान में जो है वहां पे उनका हालचाल, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है, जब वो बोलेंगे तो उनको समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा केस भी वीक था। मैं सारे फोर्सेस को पुट टुगेदर करके मैं बोलूंगा, और जैसे कि बोलते भी है ना, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत और सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो बस ये सारे हिंदुस्तानियों की दुआएं भी लगी हैं, और सब ने दिल से दुआएं मांगी हैं, सब दिल से चाह रहे थे। आप भी, सब ने अपने अपनी तरफ से सब ने कोशिश करी, और कोशिश ये की कि भाई दुआ तो मांगी कम से कम, और वही दुआ अभी कबूल हुई है एक तरीके से काफी हद तक, ठीक है। और हालांकि मेरे मेरे जो वहां पे जो कैदी हैं, वहां पे हमारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं, जो 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 कतर के अंदर कैद हो रखे हैं, उनके परिवार वालों से मैं बात की। उन्होंने कहा हमको खुद नहीं पता अब तक कि वर्डिक्ट क्या है, कम तो हुआ है लेकिन हमें खुद ही नहीं पता कि क्या वर्डिक्ट है। तो बात ऐसी है कि वर्डिक्ट तो कम हुआ है, यानी कि जैसे आपने समझाया कि सजाए मौत तो खैर नहीं होगी उनको। हाँ, जेल से अभी बाहर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्या है क्या होगा आगे की कार्रवाई, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन सजाए मौत तो नहीं होगी, ये तय हो गया है कम से कम। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यही एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इसको हम बोले कि 4 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसको एट्रीब्यूट करें। एक विपुल साहब है, हिज एक्सीलेंसी विपुल साहब, जो वहां पे एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर है, जो 1998 के आईएफएस बैच के बहुत ही अच्छे जबरदस्त आईएफएस ऑफिसर हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी गर्ल्स के भी थे, और ये मौजूद थे। इनका यंग है, काफी डायनेमिक है, इनका भी काफी, और ये अगस्त अभी हाल ही में देखिए 2 महीने तकरीबन वहां पे एम्बेसी में पोजीशन खाली रही, ये हाल ही में इन्होंने टेक ओवर किया है। मैं इनकी भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, सबका योगदान है, ये टीम वर्क मैं बोलूंगा। तो जितने भी सारे हिंदुस्तानी हैं, सब ने ये चाहा, सबकी तरफ से ये हुआ। और मैं ये बोलूंगा कि मगर एक बात तो तय थी, और ये बात मैंने शुरू में ही कह दी थी, बल्कि मैंने एक कैदी के जो हमारे नेवल ऑफिसर हैं जो अभी कैद में है कतर के, उनके रिश्तेदार से इंटरव्यू किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उन्होंने बताया कि कतर के साथ अगर हम फोर्स लगाएंगे, दबाव डालेंगे, प्रेशर में करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ये कतर कभी प्रेशर में आएगा नहीं। इनको अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे प्यार मोहब्बत से, डिप्लोमेसी काम कर जाएगी यहां पे, और ये प्रेशर काम नहीं करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे ये एक सही एग्जांपल है कि डिप्लोमेसी काम में आई बेसिकली। शबनम जी एचएस साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि अभी डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन गुंजाइश कितनी आपको नजर आती है कि 2015 में ऐसा हो चुका है, तब कैदियों की अदला बदली हुई थी, लेकिन अभी इन 8 लोगों को इंडिया क्या वापस लाया जा सकता है? कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिखती है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एम्बेसडर फेबियन साहब हैं, ये इंडियन एम्बेसडर टू कतर थे पहले। तो मेरा सौभाग्य हुआ है कि मैंने एम्बेसडर फेबियन साहब को इंटरव्यू किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। उनसे मैंने पूछा था कई चीजें कि भाई ऐसा क्या। उन्होंने बताया कि कतर में अनलाइकली है कि उनको अभी डेथ सेंटेंस मिलेगी, क्योंकि तकरीबन 20 साल पहले हुआ था जब कतर ने लास्ट डेथ सेंटेंस सुनाई थी, वो भी एक अलग ही मामले में। अब बात, ये मामला भी मैं उनसे फोन पे बात करता, ये मामला भी आपने जो बोला इसमें बिल्कुल मुमकिन है ये बात, क्योंकि पहले हो चुका है ये 2015 की बात बता रहे हैं आप, तो आप ये पहले हो चुका है, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन ये डाउनग्रेड तो कर दी है सजा, तो और वो सजा के यहां आगे काटे अपने मुल्क में क्या करके, सजा भी तब होगी जब कोई गिल्टी होगा तो, मगर कुछ प्रूव ही नहीं हो पाया ना, और कुछ उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है क्या प्रूफ है। तो अब ये है कि जी हाँ, मैं आपकी बात अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे को ऐसी संभावना भी मुमकिन लग रही है कि हो सकता है कि अपने मुल्क में आके ही जो भी सेंटेंस आगे होगी वो काटेंगे यार। बिल्कुल। जो मोहम्मद अली शाह साहब, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक ऑफिसर का जिनका नाम लेकर आपने जिक्र किया इस पूरे मामले में कि किस तरीके से उनका ताउन रहा, उनकी बातचीत, उनका जो एक तजुर्बा था वो यहाँ पर काम आया। मौजूदा अगर लीडरशिप आप देखें और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको आप देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि जो काम पहले नहीं हुए वो अब तारीखी काम होते नजर आ रही हैं। तो आप दाद देंगे उस टीम को? जी हाँ, बिल्कुल मैं दाद दूंगा उस टीम को। और देखिए, जब कुछ फौज में भी जब कोई अच्छा काम होता है, एज अ कंपनी कमांडर जब मैं था, तो मेरे जवानों ने अगर काम किया, तो हालांकि हुआ है ऐसा, मेरे जवानों ने पूरा काम किया, मैंने कुछ इसमें योगदान नहीं था, मेरा बस केवल था योगदान लीडरशिप का। तो वो मेडल
15 अगस्त को मेरे को लगा था वो मेडल मैंने लगा के फ्रेम कर रखा है। तो बस ठीक उसी तरीके से मैं कहूंगा कि जो हिज एक्सलेंसी विपुल जी हैं, जो इंडियन एम्बेसडर हैं कतर में, जो 98 के मैंने आपको बताया कि वो आईएफएस ऑफिसर हैं और जो जॉइंट सेक्रेटरी गर्ल थे, मैं उनकी टीम, उनकी एम्बेसी, उनको भी पूरा पूरा ये दाग दूंगा, पूरा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द शिप थे वहां पे वो ऑन ग्राउंड मौजूद थे लीगल टीम के साथ, जितने भी लोग हैं उन्होंने पूरा ये हकीकत में, और इन्होंने टेक ओवर ऐसे टाइम पे किया जब टेंशन बिगड़ी हुई थी, काफी टेंशन थी कतर की, और कि भाई हम लोग यहाँ के हिंदुस्तानी नागरिक भी बहुत नाराज थे, कैसे हमारे फौजियों को पकड़ा इन्होंने, कैसे उन्होंने बंदी बनाया, कैसे वो रात को 30 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद इनके घर में पहुंचे और बाय सरप्राइज ले गए इनको, कैसे हुआ ये सब। तो मैं दाग देता हूं वो पूरी टीम को भी, और जी हाँ, जितने भी लोगों ने साथ दिया है सबकी, स्पेशली जो क्रेडिट जाएगा वो जाएगा, जाहिर सी बात है, वो इंडियन एम्बेसडर टू कतर को जाएगा। तो मैं और जो एम्बेसडर फेबिन, जो एम्बेसडर थे पहले, भूतपूर्व एम्बेसडर थे, तो उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट, उनके अगर इंटरव्यू यूट्यूब पे हैं, गूगल पे भी हैं, उन्होंने और भी जगहों पे इंटरव्यू दे रखे हैं, उन्होंने बोला है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी होगा। अभी हो सकता है कि अभी जो कतर ने फैसला लिया है वो इसमें तब्दीली आएगी, और उन्होंने बड़े दावे के साथ ये बात कही थी, और ये बात देखिए सच हो गई, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। मेजर साहब, एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब के पास जाऊंगी। पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी, कुलभूषण जाधव का मामला अभी अटका हुआ है, और जब ये 8 जो हमारे साबिक जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये भी खबरें थी कि पाकिस्तान का इनडायरेक्ट वे में हाथ हो सकता है, अंदर खाने ये भी खबरें आई थी। एक तरफ कुलभूषण जाधव का मामला अटका हुआ है, और यहाँ 8 ऑफिसर्स को लेकर जो डेथ पेनल्टी दी गई थी उसमें तब्दीली हुई है। देखिए, आपने बिल्कुल सटीक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से एनालिसिस किया है, ऐसा मेरा भी निजी तौर पे मानना है, हालांकि कोई सबूत नहीं है इसके बारे में, ना ही कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई गैसवर्क भी नहीं है, लेकिन मेरा भी ऐसा, आपने कहा पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, बिल्कुल। पाकिस्तान की आईएसआई काफी एक्टिव है, वो जगह जगह पे वो निगाह रखती है, जगह जगह पे कहीं पे वो हैक कर देती है, कहां पे ऐसा भी मेरा मानना है कि शक है, बल्कि शुबा है बस, कि भाई ऐसा हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और पाकिस्तान को जाहिर सी बात है बहुत ही तीखी मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि कुलभूषण यादव का अब तक वो केस चल ही रहा है, और आप देखिए कतर में तो एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो सजा थी, सजाए मौत, वो डाउनग्रेड तो हो गई है, मतलब एक स्टेप आगे तो बढ़े हैं हम, तो ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। दोबारा अगर हम देखें तो इसमें मैं काफी हद तक एक तरीके से बिना कोई सबूत के, मगर ये मेरे निजी तौर पे मानना है कि हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का भी कहीं पे कोई हाथ हो इसमें। ठीक है सर।